आप सभी लोगों को एसएससी क्लास प्रतुत यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और आप सभी बिहार बोर्ड 10th क्लास के विद्यार्थियों को आगामी आने वाले बोर्ड परीक्षा में आप सभी को मार्गदर्शन देते हुए और मैं आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान में हम जो बच्चे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके प्लीज़ कम से कम पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ में आए। तो हम लोग भूगोल पढ़ने जा रहे हैं और भूगोल में हम लोगों का इकाई 1 के अंग अर्थात फर्स्ट के ई सेक्शन ई पढ़ने जा रहे हैं। और ये चैप्टर का नाम है शक्ति ऊर्जा संसाधन। शक्ति संसाधन जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बीटीबीसी बुक में से हम लोग पढ़ रहे हैं और बिहार बोर्ड के संदर्भ में ये ज़्यादा है। तो आज हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे। अंगा चैप्टर है जिसमें शक्ति संसाधनों का संरक्षण किस तरह से करना है और चैप्टर का नाम है शक्ति संसाधन। तो देखिए कहा गया है कि कोई भी संसाधनों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। और संरक्षण जो है नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम इस्तेमाल करते हैं वो नष्ट हो जाएगा। देखिए इसमें ऊर्जा संकट एक विश्वव्यापी समस्या है। ऊर्जा संकट एक विश्वव्यापी समस्या है और इस परिस्थिति में समस्या के समाधान के दिशा में हम लोग अनेक प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऊर्जा के प्रयोग में सबसे पहले क्या करना होगा तो मितव्ययिता। ऊर्जा के प्रयोगों में मितव्ययिता ये सब टॉपिक है। पहला पॉइंट मितव्ययिता कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा संकट से बचने के लिए हमको सबसे पहले ऊर्जा के उपयोग में मितव्ययिता लाना होगा। मितव्ययिता कहने का मतलब क्या है? मितव्ययिता कहने का मतलब यह है कि जैसे कि अभी हम हैं रूम में और रूम से जैसे ही निकले तो पंखा को स्विच ऑफ कर, जब कोई है ही नहीं रूम में तो पंखा चालू करने का क्या मतलब निकलता है? दिन का समय है तो लाइट जलाने की क्या जरूरत है? तो लाइट को बेवजह हम जलाएंगे जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद होगी। तो ऐसे बचना है जिससे कि हम लोगों को 1-8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना होता है। इसके बावजूद हम लोग तय कर लेते हैं मोटरसाइकिल से या जो भी हमारे पास साधन है जो पेट्रोल या डीजल से चलती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। जो काम साइकिल से किया जा सकता है उसको हम मोटरसाइकिल से करते हैं। तो ऐसे में क्या ऐसे में यह होता है कि हम संसाधन का इस्तेमाल सही तरीके से शक्ति का नहीं कर रहे हैं और मितव्ययिता अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए अगर इसको कम करना है तो इसको करने के लिए हमको तकनीकी विकास पर जोरदार जो है ध्यान देना होगा। तकनीकी विकास का मतलब क्या है? तो तकनीकी विकास का मतलब यहाँ पर यह निकल रहा है कि मोटर गाड़ियों का निर्माण हो जो कम तेल में भी क्या है ज़्यादा चले, कम तेल में ज़्यादा चले। लेकिन आपको बता दें कि आज सतत विकास की अवधारणा को मानते और समझते हुए आज दुनिया में तकनीकी विकास हुआ। जैसे कि आपको पता है कि मोटर वाहन जो अब आ रही है वह इलेक्ट्रिक पर आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी पर जो है इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करेंगे तब वो चलेगी। मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, तो ऐसे गाड़ियां आ रही है अब जो इलेक्ट्रिसिटी से हम चार्ज कर सकते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से प्राप्त करते हैं, पवन ऊर्जा से प्राप्त करते हैं, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और फिर हम सौर ऊर्जा के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण अब हमारे सामने देखने के लिए मिलता है जो कि शक्ति संसाधन का इस्तेमाल इस तरह से हो कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है वह भी इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सके और साथ में हमारे क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा भी ना हो। दूसरा क्या है तो ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज। ऊर्जा के नवीन क्षेत्र यानी कि जो अभी मेरे पास है उसका तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आज खाना बनाने के लिए हमने
अनाज तो जुटा लिया, लेकिन अगले दिन खाना बनाने के लिए हमको अनाज जो है आज खा लिए तो उसके लिए खोजना भी जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पर यह कह रहा है कि ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज करना है, जिसमें संकट का समाधान की दिशा में परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा के जो संसाधन जो क्षेत्र है इसके नए नए क्षेत्रों का अन्वेषण किया जाए। इस दिशा में भारत में 1970 के बाद काफी तेजी है, 1970 के बाद, और इससे अनेक जो है नए नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे भी गए। और ये कहाँ कहाँ खोजे गए तो आपको बताते हैं कि अरब सागर में, कृष्ण गोदावरी के क्षेत्र में और राजस्थान आदि क्षेत्र में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस खोजे गए, पता लगाया गया। और इसके विषय में हम जानेंगे। हम लोग जो हैं देख ही रहे हैं कि शक्ति संसाधनों का संरक्षण किस तरह से करें। तो शक्ति संसाधनों का संरक्षण में अगला सब टॉपिक है कि, तो हम लोग देख रहे थे इसमें ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक दोनों ऊर्जा सम्मिलित है, और इसमें कुछ सतत नवीकरणीय होते हैं तो कुछ समापनीय। सतत नवीकरणीय यानी कि जिसका बार बार इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये खत्म नहीं होता है, वैसे संसाधन को सतत नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। समापनीय जो कि एक बार इस्तेमाल किए पुनः खत्म, जैसे कि गाड़ी पेट्रोल जो है जैसे ही डालेंगे तो धुआं पूरा दोबारा बनेगा नहीं। लेकिन सतत नवीकरणीय संसाधन जैसे कि जल ऊर्जा, जल से विद्युत उत्पादन करते हैं और पुनः वही जल रिसाइकल होकर के फिर जो है हम लोग को जल के रूप में मिलता है। तो इस तरह से, और आज ये कह रहा है कि आज हम लोगों को वैकल्पिक ऊर्जा में कौन कौन से, तो जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और आदि, मतलब इसी तरह के जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हमने पढ़ा, उन संसाधनों के विकास पर जोर देने के लिए कह रहा है कि उन संसाधनों का, इसका विकास कर उपयोग करना शक्ति संसाधनों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अगर इस तरह से हम लोग करेंगे तभी जाकर के शक्ति संसाधनों का संरक्षण हम लोग कर पाएंगे और एक सतत विकास की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आज दुनिया में जिस तरह से भारत की जनसंख्या है, जो उनकी ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा है, और आज के समय में जो पहले के लोग थे उनकी ज़रूरतों के मुकाबले आज कई गुना आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, जो तकनीक और ज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अहम हो चुका है। और इन सभी चीज़ों को चलाने के लिए हमको ऊर्जा अर्थात शक्ति संसाधनों की आवश्यकता है। उसी में अगला सब टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कहने का मतलब यह है कि अगर जब तक, इसे देखिए, एक बात है कि एक घर है और उस घर के सभी लोगों का विचार, उस घर को कैसे चलाना है, घर के सभी लोगों को जरूरतों को कैसे पूरा करना है, जब सभी लोगों का मत एक जैसा नहीं होगा तब तक उस घर का विकास उस फैमिली के लोगों का नहीं होगा। तो ठीक पृथ्वी भी उसी तरह से है, और उस पृथ्वी पर जो सभी लोग हैं उन सभी लोगों को सभी लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम सभी लोगों को क्या करना होगा, संसाधन का इस्तेमाल इस तरीके से करना होगा और लोगों को जागरूक इस तरह से करना होगा जिससे कि सतत नवीकरणीय संसाधन का हम इस्तेमाल करें और सतत विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या हो सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विषय में बता रहा है कि ऊर्जा संकट से बचने के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मतलब, कहने का मतलब क्या, जैसे कि हम गांव के स्तर पर देखते हैं कि एक पंचायत का गठन होता है, जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं। प्रखंड के स्तर पर एक विधान सभा का गठन होता है। जब हम पहुंचते हैं एक राज्य के स्तर पर तो आप देखते हैं कि एक विधान सभा
जो कि बहुत सारे क्षेत्रों को मिला करके बनता है, तो ये संस्था है। ठीक उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम करती है और विश्व के सभी राष्ट्र आपसी मतभेदों को बुला करके ऊर्जा संकट के समाधान हेतु आम सहमति से नीति निर्धारण करेगी। ये कौन कौन सी संस्था है, कौन कौन से संगठन है? तो ये संगठन है यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद ओपेक है। उसके बाद जो है आपको बता दें कि WTO है। उसके बाद ब्रिक्स है। ये सभी संस्थाएं हैं और आज संसार में बहुत सारी संस्थाएं और काम कर रही है। उसी में आपको बता दें कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद जो है फुल फॉर्म है WTO के, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ब्रिक्स 8 देशों का एक संगठन है। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें माफ कीजिएगा, इसमें ये सारे कंट्री का नाम ही है। B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और A से साउथ अफ्रीका, ये कंट्री है। फिर G8 है। तो इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और आपको बता दें कि ये संस्थाएं, ये संगठन शक्ति संसाधन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और इस तरह आपका शक्ति संसाधन अर्थात शक्ति ऊर्जा संसाधन जो चैप्टर है अंग BTBC बुक का, ये चैप्टर आज इस वीडियो के माध्यम से समाप्त हो रही है। और ये लिखा हुआ भी है कि ये एंड हो चुका है। और आप लोगों को हम बता दें जहाँ तक ऑफलाइन में पढ़ाई हुआ था उसके बाद से ऑनलाइन हम लोगों ने क्लास शुरू किया है। उसके बाद से आज ये चैप्टर खत्म होता है और हम लोग अगले चैप्टर जो है, अगला चैप्टर है कृषि। तो कृषि के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और उसके विषय तो हम इस वीडियो में अपनी बातों को जो है अब खत्म करते हैं और इस तरह आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोग कृषि के विषय में पढ़ेंगे। जो भी विद्यार्थी इस विषय में नहीं जान रहे हैं कि अर्थात कि मतलब आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर के बच्चों को ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, तो उनको जानकारी दीजिए। और आप लोगों से हम यही कहेंगे कि जैसे ही आप लोगों का ऑफलाइन शुरू होगा, ठीक वीडियो में जहाँ तक पढ़ाई हो चुका उसके बाद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।